हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो मैं सबसे पहले मैं कुछ आपको बात बता दूं कि जैसे कि हमने पहला का क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका आंसर है असम। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इन सभी के सभी जितने भी नाम होंगे मैं आंसर में उनके पूरी फुल डिटेल दूंगा। आप मेरे साथ में बनी रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी राजधानी क्या है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके राज्यपाल कौन है, इसके हाई कोर्ट कौन है और यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह जो जो भी है वो, यानी कि जो भी इस राज्य से रिलेटेड पॉइंट होंगे मैं वो आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले का जो क्वेश्चन है मेरा वो है, भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बांस के बाद बता दूं मैं आपको, तो बांस एक घास होती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी घासों में से एक है। तो बांस का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, असम। मैं अब आपको बता दूं कि असम की जो राजधानी है, असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी है दिसपुर। और जी इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। और गुवाहाटी ही इसका हाई कोर्ट है। यहाँ पे इसका क्या है, हाई कोर्ट है। इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। साथ के साथ में जो असम के हमारे फिलहाल राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। वो है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। और इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो है, सॉरी गाइस, जो इसके मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सर्बानंद सोनेवाला सोनावाल। तो ये इसके मुख्यमंत्री है। और जो यहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 126 सीटें। और साथ के साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ पार्क है। असम में कुछ पार्क है। तो मैं असम के उन पार्कों के नाम बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एक है नेहरू पार्क हमारा, जो कि आपने शायद कम ही सुना होगा। नेहरू पार्क ये जो है, ये पार्क गुवाहाटी में स्थित है। और साथ में एक है नामेरी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और फिर एक है हमारा यहाँ पे काजीरंगा। और फिर एक है मानस। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एक बड़ी सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। तो मांजुली इसका एक द्वीप है ब्रह्मपुत्र का, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप है, मांजुली द्वीप है जो कि एक नदी द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको असम के बारे में सब कुछ जान कर दिया। यहाँ की राजधानी हो दिसपुर। इसका जो हाई कोर्ट होगा वो होगा गुवाहाटी। और राज्यपाल इसका जगदीश मुखी। और जो इसके मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनेवाला। और जो यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 126। और जो ये ब्रह्मपुत्र मांजुली द्वीप है वो यहाँ पे की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पे स्थित है। और साथ के साथ में इसके जो कुछ पार्क हैं वो नेहरू पार्क हो गया, नामेरी पार्क हो गया, काजीरंगा पार्क हो गया और मानस पार्क हो गया, ये नेशनल पार्क है। और आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, ये है गेहूं सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। तो पैदावार की बात पूछ रहा है, यानी कि कहाँ होता है। तो उसका आंसर है पंजाब। और पंजाब की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद में एक राजधानी है, ये हरियाणा की भी राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी। और जो यहाँ के पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर अमरिंदर सिंह। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है अमरिंदर सिंह। और जो यहाँ के राज्यपाल है वो हैं विजेंद्र पाल सिंह पदनौर, ये इसके राज्यपाल हो गए। और मैं आपको साथ में बता दूं, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कभी 5 नदियाँ गुजरती थी। और वो 5 नदियाँ जो हमारी यहाँ से गुजरती है वो सतलुज, व्यास, रावी, रावी चिनाब और व्यास और झेलम।
ये नदियाँ भारतीय विभाजन के बाद ये दोनों दोनों नदियाँ जो है वो पाकिस्तान में चली गई है, जो कि अब पंजाब क्षेत्र में नहीं होती। तो जो पहले पाकिस्तान का जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, जो पंजाब था उसमें ये क्षेत्र की नदियाँ थी, परंतु अभी नहीं है। इसमें जो जिलों की संख्या है, इसमें जो जिले हैं वो जिलों की संख्या यहाँ पे 22 है, 22 है। और साथ के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो यहाँ पे सिक्कों की संख्या है वो 58 है, और जो हिंदुओं की संख्या है वो 38% है, और बाकी के अन्य अन्य धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये बताया मैंने आपको। तो हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है। काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, उसका सही आंसर है केरल। तो केरल की सबसे पहले हम लिखेंगे राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई है। और जी जो इसके यहाँ के राज्यपाल है, जो यहाँ के राज्यपाल है वो है पी सत्शिवम। पी सत्शिवम राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल राज्य के। और जो इसका हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है एर्नाकुलम में। और जी इसमें जो लोकसभा की सीटों की संख्या है और राज्यसभा की सीटों की संख्या है, यानी कि राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो तो है यहाँ पर 9। और की जो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो है यहाँ पर 20। और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 140। तो ये कुछ इससे जुड़े फैक्ट थे जो मैंने आपके बताए। यहाँ पे इस केरल राज्य में 40 से भी ज़्यादा नदियाँ हैं, जो कि जिनके कारण केरल हम कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित रहता है कि उन नदियों में। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कोचिगुड़ के नाम से एक जगह है, वो भी काफ़ी अच्छी है। केरल को भगवानों का घर भी कहा जाता है क्योंकि यह देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके कारण इसे केरल को इसी कारण ईश्वर का घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की राजधानी की। जो यहाँ की राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ पे इसमें जिलों की संख्या है वो 30 है। इसमें जिलों की संख्या कितनी है भैया, 30 है। और जो यहाँ की राज्य भाषा है वो यहाँ की राज्य भाषा कन्नड़ है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, जो यहाँ के हमारे राज्यपाल हैं वो है बजू भाई वाला। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है बी एस येदुरप्पा। ये भाजपा सरकार से है, बीजेपी सरकार, ये बीजेपी पार्टी के हैं। अब जी यहाँ पे इसमें कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे कावेरी हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कृष्णा हो गई, यहाँ की कुछ इसकी। और जी एक हमारी सबसे अच्छी नदी है शरावती, जिसपे सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेंगलुरु को साइंस ऑफ सिटी भी कहा जाता है भारत की, यानी तो इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। तो आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो इसका आंसर है केरल। मैं आपको थोड़ा केरल के बारे में बता चुका हूँ अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट। तो केरल की जो मुख्यमंत्री थे वो है पिनाराई विजयन। और जो यहाँ के राज्यपाल है वो है पी सत्शिवम। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो वो है गुजरात। तो उसका सही क्या आंसर है गुजरात। गुजरात कई मामलों में अग्रणी राज्य है, जैसे कि मूँगफली, यहाँ पे मूंगफली भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। और साथ में कपास
में भी अग्रणी राज्य है। और जी हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और जो इसका इसका पास का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है वो है अहमदाबाद। वो क्या है, अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है, जो कि काफ़ी मिलों के लिए, कपड़ा मिल के लिए प्रसिद्ध है। तो अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। इसका इसका गुजरात का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। 1960 को बॉम्बे राज्य से हटके गुजरात अपनी राष्ट्रीय भाषा यानी कि अपनी राज्य भाषा के तौर पे गुजरात बना था, क्योंकि यहाँ की राज्य भाषा गुजराती है। और साथ में महाराष्ट्र भी अलग बन गया था इसी तारीख को। तो अब यहाँ के जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है, वो गवर्नर होंगे यहाँ के आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और जो यहाँ के सीएम है यानी कि जो है विजय रूपानी। और जो यहाँ से सीटों की संख्या है वो है 182। इसी पे ही हमारा यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनी हुई है। तो वो भी 182 मीटर ही ऊंची है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वो 182 है। और साथ के साथ में जो यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पे 26 हो जाती है लोकसभा में, और राज्यसभा में यहाँ पे 11 हो जाती है। तो साथ के साथ में केरल एक तम्बाकू के मामले में भी काफ़ी अग्रणी राज्य है। तो ये थे यहाँ के इसके कुछ इंपॉर्टेंट। और साथ में एक और रहता है यहाँ का बंदरगाह। यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। ये फ्री ट्रेड है, ये यानी कि इसमें निःशुल्क हम व्यापार कर सकते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छी मात्रा तक। तो और जो इसमें जिलों की संख्या है यहाँ पे, यानी कि कर्नाटक में जितने जिले हैं जिलों की जो संख्या है वो है यहाँ पे 33। यानी कि कर्नाटक कह रहा हूँ मैं, गुजरात में जो जिलों की संख्या है वो है 33। तो इसमें हमने सब कुछ बता दिया है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हल्दी होती है। तो इसका कुछ आंसर कभी कभी हम मूंगफली या नमक भी देखते हैं आजकल। तो तटीय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। जो राजधानी अभी अभी हाल ही में इसमें अमरावती इसकी राजधानी हुई है। कर कुर्नूल इसकी राजधानी हुई है। और एक विशाखापट्टनम इसकी हाल ही में, ये तीनों की तीन राजधानी है। और जो इसकी फिलहाल संयुक्त राजधानी है वो है हैदराबाद। इसकी हैदराबाद 10 वर्षों तक है, यानी कि 2024 तक इसकी राजधानी रहने वाली है। क्योंकि इसमें से अभी पीछे 2014 में एक राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना का जो गठन हुआ था 2014 में हुआ था। तो उसके संयुक्त रूप से हैदराबाद इसकी 10 वर्षों तक राजधानी रहने की बात चल रही है। तो अभी इसमें बीते दिनों अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम को यहाँ की राजधानी बनाया गया। जो यहाँ के सीएम है वो है YSL जगनमोहन रेड्डी। और जो यहाँ के सीएम है वो है विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के क्या है, सीएम है। और जो इसका एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, भारत के सातवां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। अब जी जो इसकी तट रेखा है, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो भारत के दूसरे राज्य पर आती है। दूसरा स्थान है जिसका, और पहला स्थान पर कौन आता है, गुजरात। और जो इसकी सीमा की लंबाई है वो है 974 किलोमीटर। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश अंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, वो भी इसका क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश। अभी मैं पिछले क्वेश्चन के बाद और बताता हूँ इसमें पिछले वाले का हल्दी में एक करक्यूमिन एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर में काफ़ी ज़्यादा योग एंटीबायोटिक के लिए प्रयोग किया जाता है करक्यूमिन। ये काफ़ी
करक्यूमिन, इस वर्ड को आप याद रखना, करक्यूमिन ये शब्द है करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, जो कि कैंसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे का है अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होते हैं, तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी हमने आंध्र प्रदेश की साइड से डिटेल ली है। तो आगे का क्वेश्चन है, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती है, यानी कि भारत की जो सीमा है वो किस किस राज्य से किस किस देश से मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम में बात करें, हम सबसे बड़े जो सीमा स्थल है उससे ही बात करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे देशों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली। और जी भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जी मैं आपको ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर, और साथ में मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये जो 7 सरहदें हैं वो किस किस देश से लगी है। बांग्लादेश से लगी है, चीन से लगी है, और जी म्यांमार से लगी है, नेपाल से लगी है, भूटान से लगी है, पाकिस्तान से लगी है, और अफगानिस्तान से लगी है। ये अफगानिस्तान, इसमें एक अपवाद है, क्योंकि पीओके का जो स्थल है वो यहाँ से लगती है। इनकी अगर किलोमीटर की बात करें तो 4098 किलोमीटर की सीमा तो इससे बांग्लादेश से लगती है। और फिर आगे की जो बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर की जो सीमा है इससे हमारी चीन से लगेगी, और म्यांमार से जो सीमा लगेगी 1643 किलोमीटर लगेगी, और भूटान से 1751 किलोमीटर लगेगी, और नहीं नेपाल से 1751 किलोमीटर लगेगी, और भूटान से 699 किलोमीटर लगती है हमारी जो थल सीमा है, और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर किसी भी बड़े एग्जाम लेवल पर क्वेश्चन आए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 राज्य। क्योंकि छोटे एग्जामों के लिए काफ़ी बार अपवादित क्वेश्चन देते हैं, तो इसका इसलिए मैंने भी अपवादित ही आंसर लिखा है, वो है 7। तो अगर कोई भी बड़ा एग्जाम देने के लिए जाओ आप सीजीएल वगैरह से छोटा, तो उसमें अगर राज्यों की संख्या 6 ऑप्शन आए तो 6 लगाना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में भी हाल ही में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे राज्यों की जो संख्या है वो 6 है, क्योंकि अपवाद में अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान को हटाकर वो क्या मानते हैं कि बस भारत से जो लगे राज्य है वो कितने 6 देशों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? यह होता है सूर्य ग्रहण। तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। सपोज कीजिएगा ये हमारा सूर्य है, और इसके बीच में यहाँ पे छोटा सा क्या होता है, चंद्रमा आता है, और ये यहाँ पे हमारी पृथ्वी होती है। जो इससे आने वाली किरणें हैं, इससे आने वाली जो किरणें हैं वो जब इसको सूर्य को पूरा का पूरा इस धरती पे इस एरिया तक यहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, हमें इस जो सूर्य का भाग होगा वो पूरा पूरा एक सर्कल दिखाई देगा, और मैं इसके अंतर्गत एक और सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। और ये जो भाग होगा ड्रॉ का, ये कोरोना कहलाता है। कहलाता है, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब बनता है, जब चंद्रमा पूर्णतः सूर्य को ढक ले, तो और जो स्थिति बनती है इसे रिंग्स भी ऐसे कुछ कहते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये आता है 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो कौन सी रेखा कहते हैं? तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि। अब मैं पृथ्वी को सपोज कर, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल होती है, मैं पृथ्वी को गोल ना बना करके थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ चपटी, और जी फिर इसको इस तरीके से मिला देता हूँ। तो अब क्या होता है, हमने इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट लिया है इस तरीके से। ये मैं 0 डिग्री देशांतर मानता हूँ, जो कि हमारी खड़ी वाली लाइन होती है 0 डिग्री देशांतर होती है, और जो ये पड़ी वाली लाइन होती है ये हमारी अक्षांश रेस, ये हमारी होती है अक्षांश। तो इस प्रकार ये जब धीरे धीरे ये लाइनें इस प्रकार ड्रॉ होगी, ये लाइनें इस प्रकार ड्रॉ होगी, तो ये इस तरीके से किसी भी तिथि को बताती हैं। जो इस 0 डिग्री लाइन से इधर की जो है उसको तो हम पूर्वी बोलते हैं, यानी कि पूर्व बोलते हैं, और जो इस लाइन से इधर का है उसे बोलते हैं पश्चिम। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पश्चिम। जो भी अब कोई भी रेखा हो,
ठीक है। इस रेखा में कुछ टाइम डिस्टेंस होता है, सपोज करो ये 1 डिग्री हो गया, ये हमारा 10 डिग्री हो गया, ये हमारा 11 डिग्री हो गया, इस तरीके से आगे चलते चलते मिलते हैं। तो इनकी जो ये रेखा है इसको हमने माना है 180 डिग्री, तो ये घूम के जब आएगी इधर से यूं, यानी कि 170 डिग्री तो ये इधर से चलेगी, और 170 डिग्री ये इधर से चलेगी, 179 डिग्री ये इधर से चलेगी। तो इस तरीके से ये जो लाइन होती है ये एक पूरा पूरा अपना सर्कल बनाती है, और ये सर्कल क्या होते हैं, पूरे के पूरे बराबर होते हैं। यानी कि देशांतर, मैं आपको बता दूं, जो देशांतर की जो लंबाई होती है किसी भी रेखा की वो बराबर होती है। चूंकि एक खड़ी लाइन होती है, सपोज करो ये 0 डिग्री बनाया मैंने, मैं एक सर्कल यहाँ से इस प्रकार ड्रॉ करता हूँ, फिर ये इस प्रकार ड्रॉ करूँगा, तो ये इनकी जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सारी की सारी की बराबर होगी, क्योंकि ये जहाँ से चलेगी, जिस पॉइंट से चलेगी उसी पॉइंट पे जाके ख़त्म होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि बनाती है। तो इसकी तिथि सपोज अगर यहाँ पे 12 होगी तो यहाँ पे 11 तारीख होगी। तो ठीक है भैया, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि का थोड़ा सा महत्व ये होता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गया, चूँकि अभी 5 अगस्त को 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, और साथ के साथ में इसमें लद्दाख को इसको से अलग किया गया है। तो इसका जो गठन हुआ है यहाँ पे हुआ है, और साथ में इसमें जो जिला जो दर्रा है वो क्या है, वो पश्चिम में, वो कश्मीर घाटी, जो कश्मीर घाटी होती है कश्मीर में, वो कश्मीर घाटी के पश्चिम में द्रास एक जगह का नाम है उसको, और साथ में सुरु नाम की एक घाटी है, उसको दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यानी कि इस पहाड़, ये दर्रे क्या होते हैं, कोई भी सपोज करो ये पहाड़ बना दिया है मैंने, ठीक है भैया, ये पहाड़ बना दिया इस प्रकार का। तो ये जो यहाँ से बीच का रास्ता है जाने का, आने जाने का, आवागमन का, इसको दर्रा बोलते हैं। जोड़ जिला का दर्रे का मतलब होता है मार्ग। तो ये जो रास्ता बना है यहाँ पे इसके बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में भी। तो हमने सिर्फ जोजिला दर्रे के बारे में बात किया, फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यहाँ पे किसी भी राज्य की सरकार नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। मैं गुजरात में अभी पीछे बता चुका हूँ कि गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। गुजरात के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद है, और जो जिलों की संख्या, इसका गठन कब हुआ है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आते हैं अल गेजीरा जो रेगिस्तान है वो किस देश में पड़ता है। ये पड़ता है हमारा सूडान में, और सूडान की जो राजधानी है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, वो है खार्तूम। खार्तूम इसकी राजधानी है, और ये दक्षिण अफ्रीका में, वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये। और जी इससे ये जो सूडान था, ये सूडान जैसे कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो ये भी यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रहे हैं, और इनकी जो स्वतंत्रता हुई है वो हुई है 1956 को, यानी कि 1956 को ये आज़ाद हुए हैं। और जो इनकी राष्ट्रीय भाषा है वो है अरबी। अरबी और जी अरबी और अंग्रेज़ी यहाँ की क्या है, राष्ट्रीय भाषा। यहाँ की क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और अगर मैं इसके आपको बताने चलूँ कि इस देश की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, अगर मैं यानी कि इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, अगर मैं इसके उत्तर में बात करूँ तो इसके उत्तर में है मिस्र, इसके उत्तर में हो गया मिस्र, और इसके उत्तर पूर्व में जो है लाल सागर है, लाल सागर है, इसके उत्तर में लाल सागर है, और इसके जो पूर्व में है इरिट्रिया, इरिट्रिया और इथोपिया, इथियोपिया, इथोपिया, ये यहाँ से इससे देश लगे हैं। और इसके दक्षिण दक्षिण पूर्व में जो देश लगे हैं वो युगांडा, केनिया, केनिया, ये इसके कुछ इस प्रकार की स्थिति है। और फिर अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें, दक्षिण पश्चिम में इसके है कांगो देश,
जो कि कांगो रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके पश्चिम में है चाड देश, और फिर इसके उत्तर पश्चिम में जो देश है वो है लीबिया। लीबिया यहाँ का क्या है, एक स्थान का नाम है, लीबिया देश का नाम है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, साइलेंट वैली किस राज्य में? तो साइलेंट वैली है केरल राज्य में। मैं आपको केरल राज्य के साथ से डिटेल बता चुका हूँ यहाँ पे किस प्रकार का होता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8, क्योंकि तो सबसे जो सूर्य के पास का सबसे पहले का ग्रह है वह है हमारा बुध, फिर शुक्र, कभी कभी इसकी स्थिति पूछ लेते हैं कि ये क्रम में लगाइए, तो फिर आता है हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पर, और फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये राज्य हैं, और एक अन्य राज्य जो प्लूटो था वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो ये सौरमंडल के कुछ ग्रह के नाम थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। क्या भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। क्या भारत के वास्तव में वास्को डी गामा ने खोज की थी? नहीं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था समुद्र मार्ग की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें भारत की खोजकर्ता कहा जाता है। अब उस वक्त हुआ क्या था कि तुर्की साम्राज्य का जो राजा था उसने वहाँ से जो आने जाने का मार्ग था एक देश से दूसरे देश का, उस पर अपने अधिकार जमा लिया, और किसी भी देश से अपने देश से दूसरे बाहरी देशों को, बाहरी देश के जो व्यक्ति थे यानी कि जो वहाँ के लोकल बासिंदे थे, उनको व्यापार करने के लिए दूसरे देश से आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अब इन व्यक्तियों के सामने कुछ गर्म मसाले वगैरह की, मिर्चों वगैरह की क्या होगी, किल्लत होने लगी, तो जिसके कारण इन्होंने दूसरा रास्ते अपनाने की कोशिश की, और उसी के कारण इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। तो एक किताब भी होती है कि भारत की खोज, अगर कोई आपसे इस किताब का नाम भी पूछे भारत की खोज किसकी है, तो वह है पंडित नेहरू की, यानी कि नेहरू जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भारत की खोज। ये इसकी बुक है नेहरू की। इनकी अन्य बुक है, परंतु मैं इसके बारे में बता दूं आपको। तो वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो थे भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। ये भारत में 3 बार आए। ये भारत में कितनी बार आए हैं, ये व्यक्ति भारत में कितनी बार आता है, ये व्यक्ति भारत में तीन भारत में ये व्यक्ति 3 बार आता है। और जी 3 बार आने के बाद में ये तीसरी बार, ये जब पहली बार आता है तो ये आता है कालीकट नामक स्थान पर। और कालीकट में जो इसका स्वागत करता है, जो वहाँ का राजा होता है वो होता है जमुरीन। जो वहाँ का जो राजा होता है वो कौन होता है? जमुरीन वहाँ का जो होता है राजा होता है। ये व्यक्ति इसकी जो सहायता की थी वास्को डी गामा की, वो की थी अब्दुल अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति ने। अब्दुल मलिक नामक एक व्यक्ति ने जिसे समुद्र, जो कि एक गुजराती व्यक्ति था यानी कि व्यापारी था, इसने यहाँ तक किसकी साक्ष्य की खोज की, वो मध्य से वास्को डी गामा भारत के समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए भारत में आया, जिससे कि इसने व्यापार किया और वापस अपने देश पहुंच गया। चूंकि ये कहाँ का था वास्को डी गामा, ये था पुर्तगाल का। और जो इसकी राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बर्न। तो और ये पुर्तगाल कहाँ पे पड़ेगा? हमारा यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आता है थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? तो थार रेगिस्तान भारत के जो राजस्थान में है, और राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जो इसका एरिया है उसके हिसाब से। और जो इसकी राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक हवा महल है, महल हवा महल, और जी जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। हवा महल को क्या कहते हैं भाई साहब? पिंक सिटी भी कहते हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं यानी कि जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्रा जो यहाँ के हैं। और जो यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत। और जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो है जैसलमेर। और जी जो राजस्थान की जो सीमा लगती है
तो सीमा जो लगती है इसकी वो पाकिस्तान से लगती है, गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश एमपी से लगती है, उत्तर प्रदेश यूपी से लगती है, और साथ में हरियाणा से लगती है, और जी पंजाब से लगती है। पंजाब से इनकी सीमा लगती है। तो ये इनकी कुछ सीमाएं हैं जो कि इनमें आपस में लगती है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं सबसे पहले आपको कर्क रेखा की स्थिति बता देता हूँ। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी को ये भूमध्य रेखा हो गई है, जो कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। ये 0 डिग्री पर है। इसके जस्ट उत्तर में 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और इसी के ही जो जस्ट दक्षिण में एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये भी 23.5 डिग्री पर ही होती है। तो इस प्रकार भारत से जो ये वाली रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके जो नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और जी फिर राजस्थान और गुजरात। ये कुछ राज्य हैं जिनसे ये हमारी रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है। यानी कि विश्व का सबसे जो विशाल मरुस्थल है वो है सारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये किस किस देश से होकर गुजर रहा है, तो मैं आपको वो सारे के सारे देश बता देता हूँ। तो ये है माली, मोरक्को, मुर्तानिया, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान। ठीक है भैया, इन देशों से क्या होकर गुजरता है, ये हमारा सारा रेगिस्तान होकर गुजरता है। अब मैं आपको यहाँ से एक बात और बताता हूँ इस लीबिया की। लीबिया में एक स्थान है सारा रेगिस्तान का, जो सबसे ऊंचा स्थान है वो इसके तिबेस्टी पर्वत श्रृंखला पे है। यानी कि यहाँ पे एक पर्वत है उसमें है, और जो कि एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का वो सबसे ऊंचा स्थान है ईमी कुसी ज्वालामुखी है ये ईमिकुसी ज्वालामुखी है। और जी जो इसकी ऊंचाई है वो है 3415 मीटर। तो सारा रेगिस्तान का सबसे ऊंचा जब भी आपसे स्थान पूछे तो बताना ईमिकुसी ज्वालामुखी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही बहुत। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। क्योंकि मेरा भी चैनल नया है तो मेरे बोलने में भी शायद भी कुछ हेजिटेशन होगी, शायद लिखने में भी कुछ गड़बड़ा रहा हूँ जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो आने वाले वीडियो को मैं और बेटर करूँगा। तो मुझे आपका सहयोग चाहिए जिससे कि मैं आने वाले वीडियो को और अच्छे से कर सकूँ। थैंक यू। मैं शुभम कुमार आपको अपनी जल्दी नई वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।